ये पढ़ाने का टॉपिक ये नहीं है, ये टॉपिक केवल प्रैक्टिकल अपना ग्राउंड में है, अपने पास में सामान पूरा है तो पढ़ाने का मजा है, समझाने का मजा है। बाकी इसमें कुछ मैं चीजें बता देता हूं, वो आपको ध्यान रखनी है। भी आपको थोड़ी बहुत उन यंत्रों के बारे में सबका देखा हुआ है, पीजी तक किया हुआ है, तो इसका मतलब प्लेन टेबल सर्वे का के यंत्र कभी ना कभी देखे तो होंगे। तब मैं यहाँ, क्यों मेरे पास में यंत्र है नहीं तो आपको समझ में, लेकिन थोड़ी बहुत आपको मैं जानकारी दे देता हूं क्या क्या होता है समपटल सर्वेक्षण। भी अपन क्वेश्चन कहां से आते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि समपटल सर्वेक्षण में क्या चीज आती है। तो समपटल सर्वेक्षण इसलिए उपयोगी है, इसमें फील्ड बुक है वो नहीं पढ़ानी पड़ती। पहला क्या फायदा है, जैसे आप जरी फीता सर्वे करोगे तो पहले फील्ड बुक बना के ले जाओगे कि मेरे को इन मापनियों का या इन ऑब्जेक्ट का मेरे को इस प्रकार का चित्र बनाना है। लेकिन इसमें फील्ड सर्वे जो समपटल सर्वे है उसमें फील्ड बुक बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो फील्ड बुक भी अपने आप ही ऑटोमेटिक उस पर बन जाएगी, चित्र भी ऑटोमेटिक बन के वहां पे ग्राउंड में ही तैयार हो जाता है। तो इसमें यह है कि फील्ड बुक से लेकर पूरा मानचित्र कहां पर तैयार हो जाता है, जहां पर सर्वे करें प्लेन टेबल पे ही तैयार हो जाता है। अब प्लेन टेबल है उसमें कौन कौन से उपकरण होते हैं, कौन कौन सी अपने विधियां काम आती है। तो उपकरणों के बारे में कि उसमें टेबल होती है, मानो कि जो टेबल होती है वो टेबल किसकी बनी हुई थी, चीड़ की लकड़ी की। वैसे किसी की भी लकड़ी की बनी रही कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चीड़ की लकड़ी की बनी रहती है, इसलिए कि सर्वे करते समय उस पर आसानी से क्या होता है आल पिन डाल सकते हैं, पिन डाल सकते हैं, इसलिए वो चीड़ की लकड़ी की बनाई जाती है। और उसमें 24/30 के अनुपात में होती है, चौड़ाई लंबाई होती है 24/30 के अनुपात में होती है। वो भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसमें जो टांग होती है, पैर होते हैं, वो कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। और 3 की जगह 4 क्यों नहीं होते, 4 अपन 4 पाई की तरह हो तो आसानी से अपने को समतलीकरण में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से उसको जैसे ये रखी हुई है इस पे आसानी से सर्वे कर सकते हैं। लेवलिंग वाले सर्वे उसकी भी आवश्यकता नहीं होती, तो उसमें 4 क्यों नहीं रखा वैज्ञानिक, 4 क्यों नहीं रखा भी इसलिए नहीं रखा कि ऊपर खापर धरातल जहां पर है वहां पर जैसे आप ये इसको सही व्यवस्थित नहीं रख सकते, लेकिन ऊपर खापर में आपने एक जहां पे ऊंचाई ज्यादा उधर टांग को ऊंची कर दी तो समतलीकरण हो जाएगा। तो ऊपर खापर धरातल में भी आसानी से अपन सर्वे करने के लिए क्या आता है काम, 3 टांगे होती, 4 नहीं होती। तो जो उसमें 3 पैर होते हैं उसका रीजन पूछ लिया जाए कि उसमें 3 ही क्यों होते हैं, 4 क्यों नहीं होते, 5 क्यों नहीं होते हैं। तो जो 3, 4, 5 होंगे तो उसमें फिर ऊपर खापर धरातल में समतलीकरण करना है वो मुश्किल होगा। फिर इसमें नीचे एक धुरागर प्लेट लगी होती है, एक चूड़ी पेज लगा होता है, उससे वो टाइट हो जाती है। वहां पर भी क्वेश्चन पूछने वाला कोई मेरे को नहीं लग रहा कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। फिर यहाँ पर दूसरा यंत्र, ऊपर की टेबल हो गई, उसके पैर हो गए। इसके बाद में कौन सा यंत्र होता है, इसके ट्रप कंपास बात कर लेते हैं। ट्रप कंपास में सीधा सा क्वेश्चन मानो कि सामान्य रूप से तो अपन रटे तो उसका बाहरी खोल लोहे धातु का होता है, लोहे धातु का नहीं होगा। जो भी लोहे धातु होगी वो उसमें नहीं होगी, लोहे धातु कोई भी हो सकती है, ठीक है। उसमें एक चुंबकीय सुई लगी होती है, वो एक किसी पत्थर पे अटकी रहती है, पत्थर पे घूमती रहती है। अब यहां से क्वेश्चन पूछने वाला ट्रप कंपास से क्वेश्चन की वो दिशा ज्ञात करने का यंत्र है। पहले तो किसी को जानकारी नहीं होती, ये भी क्वेश्चन आए तो मानोगे इसी कि दिशा ज्ञात करने का के लिए रूप में प्रयोग करते हैं। मानचित्र में दिशा किससे ज्ञात करते हैं, ट्रप कंपास। अब यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला वो सबके नहीं सही होने वाला क्वेश्चन आएगा कि ट्रप कंपास किस उत्तर की ओर आकर्षित होता है, चुंबकीय उत्तर की। ये क्वेश्चन मानो कि हर व्यक्ति सही नहीं कर पाएगा। भी चुंबकीय उत्तर की ओर वो आकर्षित होगा, न कि भौगोलिक उत्तर की ओर। भी वहां पे भौगोलिक उत्तर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये आंसर लिख दे चुंबकीय उत्तर, तो वो चुंबकीय उत्तर की ओर आकर्षित होगा, न कि भौगोलिक उत्तर की ओर। ये उसमें महत्वपूर्ण भी इसमें यह पूछा गया
मानचित्र में उत्तर दिशा या प्लेन टेबल सर्वे में उत्तर दिशा किससे याद करते हैं, तो ट्रप कंपास से याद करते हैं, सब बता देंगे। ये भी कि वो बाहरी खोल है एलोय धातु का बना होता है, उसके पास में उत्तर दिशा ज्ञात करते समय कोई लोहे की वस्तु नहीं होनी चाहिए, ये सब कर देंगे। लेकिन उसमें अलग क्वेश्चन है, वो है ये कि उसमें चुंबकीय उत्तर की ओर आकर्षित होगा। ठीक है, दूसरी बात चुंबकीय उत्तर की ओर आकर्षित होता है, इसमें तो ट्रप कंपास में यही है, कोई और। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं इसके अलावा कौन सा यंत्र होता है, क्या, हाँ स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल है वो क्या काम आता है, टेबल का समतलीकरण करने में या लेवलिंग करने में भी। अपने कोई भी जैसे गांव में कारीगर काम करते हैं तो वो पाइप में पानी डाल के फिर देखते हैं कि इधर वाली दीवार और इधर वाली दीवार का लेवल यही है नहीं है, तो उसमें भी अपन टेबल में वो एक यंत्र होता है, उसमें तरल पदार्थ भरा रहता है, हवा छोड़ी रहती है। यदि वो हवा बीच वाले भाग में आ जाती है, मानो कि ये एक नली रहती है, इसमें बीच वाले भाग में हवा है और पूरे में तरल पदार्थ भरा हुआ है, यदि वो हवा का बबूला यहां बीच में आ गया, इसका मतलब है वो टेबल समतलीकरण, टेबल है वो समतलीकरण है। बाकी प्रैक्टिकल में तो हम ये भी पूछते हैं कि टेबल पे अपन हर किनारे पे रख के देख लेते हैं, लेकिन ये भी पूछते हैं कि आप इस टेबल को दो जगह है वो रख के समतलीकरण करके बताइए। तो एक जगह जैसे एक टांग है उसके बराबर में रख दिया विपरीत में से, और एक पैर को हटाएं ऊपर नीचे करेंगे तो उसमें समतलीकरण आ गया, फिर उसको छेड़ देंगे, फिर उसके समकोण पे रख देंगे, उसके जैसे मानो ऐसे रखा हुआ तो फिर ऐसे रखेंगे और फिर उन दो टांग को छेड़ेंगे, तो उन दो ही जगह रखने से अपने क्या टेबल आ जाएगी समतलीकरण। हर जगह अपने को बार बार रखने की आवश्यकता नहीं होती। वो तो मानो सामान्य रूप से हम प्रैक्टिकल लेने जाते हैं, वाइवा करते हैं, वो तब की बात है, लेकिन आपके क्वेश्चन कंपटीशन में मेरे हिसाब से इससे आगे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि समतलीकरण करने के लिए क्या काम, कौन सा यंत्र काम आता है, तो स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल में समतलीकरण कब होगा, जब हवा का बबूला मध्य में आ जाएगा, हवा का बबूला है वो मध्य में आ जाएगा, तब क्या होगा, यहाँ पे शून्य लिखा होगा, इन दोनों के मध्य आ गया, इसका मतलब वो समतलीकरण है टेबल। फिर कौन सा यंत्र होता है, साउल युक्त चिमटा। ये अपन चिमटा होता है, उसके नीचे जो कारीगर काम में लेते हैं गांव में, वो साउल लगी होती है। इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो क्या काम आता है। टेबल पे, प्लेन टेबल पे जो केंद्र माना है उसका धरातल पे केंद्रण करना। कि धरातल पे आप मानो सर्वे कर रहे हो, यहां पे आपने आल्पिन गाड़ ली, टेबल पे तो गाड़ ली आल्पिन, लेकिन अब टेबल से किसी पौधे की दूरी थोड़ी नापोगे नहीं, या किसी बिल्डिंग की थोड़ी दूर, वो जमीन पे कहां है उसकी नापोगे। तो उस जो टेबल पे जो आपने केंद्र माना है वो धरातल पे कहां पर केंद्रण, वो केंद्र कहां पर है। तो मानो यहां उस पे चिमटा लगा देते हैं, और चिमटा लगा देते हैं तो यहाँ पे चिमटे की कोण यहां आ जाती है, वो साउल जहां पे नीचे टच हो रहा है, साउल जहां पे नीचे थोड़ा सा टच से थोड़ा ऊपर रखते हैं, क्यों टच होने पे तो वो समतल सही आएगा नहीं, केंद्र थोड़ा ऊपर रखते हैं, वहां से अपन पत्थर डाल के देखते हैं कि यहाँ पर केंद्रण आ रहा है। तो साउल युक्त जो चिमटा होता है, जिसमें चिमटे के नीचे साउल लगा हो रहता है, वो साउल युक्त चिमटा क्या काम आता है। जो प्लेन टेबल सर्वे पे जो केंद्रक बिंदु है उसका धरातल पे केंद्रण ज्ञात करना, उसका धरातल पे केंद्रक ज्ञात करना, ये क्या आता है, साउल युक्त चिमटे का काम होता है। इससे आगे इसमें भी कोई का उपयोग नहीं है, कोई काम नहीं है। फिर टेलीडेट, ये सबसे महत्वपूर्ण यंत्र है भी, ये सबसे महत्वपूर्ण यंत्र है। जो स्केल आपने देखिए वैसी स्केल होती है, स्केल उसी प्रकार स्केल होती है, और उसमें यहाँ पे दर्शे फलक, और यहाँ पे देखा जाए तो वो एक लक्ष्य फलक होता है, एक स्केल टाइप में होती है। एक साइड में दर्शे फलक होता है, एक साइड में लक्ष्य फलक। दर्शे फलक का मतलब यदि आपने सर्वे किया है तो इसका मतलब अपन ऑब्जेक्ट को देख देते हैं आंख से,
इसका मतलब वहां अपना आंख में देख रहे हैं, और लक्ष्य पलक मतलब लक्ष्य की तरफ होगा। जैसे मानो इस यहां है, यहां से मैं देख रहा हूं और इधर कोई ऑब्जेक्ट है आगे, तो ये तो लक्ष्य पलक होगा और ये दर्श्य पलक होगा। दर्श्य पलक में इस जीरे के पास में जो छिद्र होगा, इसमें बीच में ये मैंने रेखा बनाई है वो छिद्र टाइप में, उसमें 3 छिद्र होते हैं। अवलोकन छिद्र, यदि नजदीक वाली दूरी देखनी है तो ऊपर से देखेंगे, दूर मध्य वाली देखनी है तो बीच वाले से, यदि दूर की देखनी है तो नीचे से देखें। फिर इसमें ध्यान रखने वाली चीज की, यहाँ पे जो जीरी होती है उसमें एक बाल लगा रहता है, घोड़े की पूंछ का बाल लगा होता है, या कोई धागा भी बांध सकते हैं उसमें, कोई जरूरी नहीं कि ये पूछा जाए कि घोड़े की पूंछ का ही होता है, धागा बांध दे भी तो भी कोई दिक्कत। इसमें ये होता है कि अपने अवलोकन छिद्र से जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं वो धागा है, तीनों एक सीध में आ जाते हैं, इसका मतलब अपना टेबल पे वही आ गया। ये तो मानो सामान्य जानकारी होगी कि धरातल पे जो भी ऑब्जेक्ट है उनको प्लेन टेबल पर उतारने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो एलिडेड का प्रयोग किया जाता है। उसमें अपनी ओर होता है दर्श्य पलक, ऑब्जेक्ट की ओर होता है लक्ष्य पलक, और लक्ष्य पलक में होती है वो झिरी लगी होती है जिसमें एक धागा बंधा होता है। धागा वो घोड़े के बाल का भी हो सकता है, ऐसे धागा भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। लेकिन सामान्य रूप से अपन किताब पढ़ते हैं कि जो घोड़े की पूंछ का बाल है वो लगा रहता है उसमें, ठीक है। वो किसमें, लक्ष्य पलक या दर्श्य पलक में, लक्ष्य पलक। 3 अवलोकन छिद्र किसमें होते हैं, तो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि लाइनों में लिखे है कौन सी लाइन गलत है, तो उसमें लिखे होते हैं कि अवलोकन छिद्र होते हैं लक्ष्य पलक, वो लक्ष्य पलक में होते हैं, लक्ष्य में नहीं दर्श्य पलक। और ये लाइन लिखी है ये गलत कि जो घोड़े का बाल या जो धागा होता है उस जीरी में वो दर्श्य पलक की ओर होता है, दर्श्य पलक की नहीं, लक्ष्य पलक की ओर होता है, ये ध्यान रखना। फिर एक किनारा होता है उसमें मार्किंग होती है, इसमें स्केल वाली मार्किंग होती है, स्केल वाली मार्किंग होती है, जैसे 0 1 सेमी 2 3 4 5 6 7 9 10 11 ऐसे 12, इस प्रकार मार्किंग लिखी होती, उसे कहते हैं कार्यकारिणी किनारा, उसे कहते हैं कार्यकारिणी किनारा। अब ये कार्यकारिणी किनारा यदि आपने ये आलपिन लगाई है तो कार्यकारिणी किनारा आपके इस आलपिन के टच होना चाहिए। भी आप इधर खड़े होकर देख रहे हो तो जैसे अभी ये बनाई हुई वैसे की वैसे यहां आ जाएगी, टच हो जाएगी, कार्यकारिणी किनारा टच हो गया। आप उधर से देख रहे हो तो वैसे हो जाएगा, तो इसका हमेशा बायां किनारा ही आलपिन से स्पर्श होगा। जैसे आप यहां या आलपिन है, इस एलिडेट को यहां लगाओ तो ये बाएं हाथ की तरफ वाला इससे स्पर्श होगा ना, तो ये भी लाइन ध्यान रखना भी, एक तो कार्यकारिणी किनारा ही स्पर्श होगा आलपिन से, और कौन सा, बायां किनारा, दायां नहीं। तो ये चीजें इसमें ध्यान रखने वाले भी। एलिडेट का उपयोग जो भी धरातल पे ऑब्जेक्ट होते हैं उनको प्लेन टेबल पे उतारने के लिए काम आएंगे, और उसका कार्यकारिणी किनारा जिसमें मान लिखा होता है वो कार्यकारिणी किनारा होता है, और वो केंद्रक से स्पर्श होता है, जो प्लेन टेबल का केंद्रक होता है उससे टच होता है, और वो उसका कौन सा भाग होता है, बायां। ये इधर दायां, ये बायां, इसका मतलब बायां भाग स्पर्श हो। आप चाहे उधर से लगाओगे ना, उधर से लगाओगे तो स्केल इधर ऐसे आएगी, ऐसे स्केल आएगी इधर वाले भाग में वो रहेगी, तो इधर से कौन सा हो गया, बायां हो गया, बायां भाग स्पर्श रहेगा, ठीक है। आप इधर से देखो, इधर मुंह कर लिया तो अब ये बायां, आप इसको ऐसे घुमाओगे स्केल को तो अपने हिसाब से मानना है। भूगोल के स्टूडेंट हो कि आप उसकी ओर मुंह करो, आप उस स्केल की ओर मुंह करो, जैसे इस स्केल की ओर मुंह करते हैं तो ये बायां भाग, अब ये स्केल है इसकी ओर मुंह किया तो ये कौन सा हो गया, बायां भाग, ठीक है ना। अपने अपने बाएं दाएं के हिसाब से ही अपनी दिशा भी मानते हैं कि जिस ओर सूर्य उदय होता है उस ओर मुंह कर लेते हैं तो वो पूर्व है, पीठ की तरफ पश्चिम है, बाएं हाथ की तरफ उत्तर होगा, दाएं हाथ की तरफ दक्षिण होगा। तो वही सिस्टम यहाँ पे, नदी है, नदी में भी पढ़ते हैं बायां किनारा दायां किनारा, जिधर नदी बह रही है उस ओर मुंह करते हैं तो फिर बाईं ओर से आएगी वो बाएं किनारे की नदियां, दाईं ओर से आएगी
ऐसा ही अपन पवनों में पढ़ते हैं कि पवन जिस ओर जा रही है उस ओर मुंह करेंगे तभी तो उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। तो ये बायां किनारा है, इसको स्पर्श करें। कार्य कारणिक किनारा ही स्पर्श होगा, बायां किनारा स्पर्श होगा। इधर अवलोकन छिद्र होते हैं 3 और उधर दर्शय प्लग में एक झिरी लगी होती है जिसमें एक बाल या धागा लगा होता है। यही यहां से क्वेश्चन आएंगे। अब आगे रेंजिंग रोड, इसके अलावा फीता भी तो है, फीता है, फीता है। फीते में आपको क्वेश्चन पूछा जाने में प्लेन टेबल सर्वे में कौन सा फीता काम में लेते हैं? धागे वाला फीता काम में लेते हैं, कौन सा काम में लेते हैं? तो जो आपने जो फीता देखा है, सर्वे किया है, तो वो धागे का फीता नहीं होता, उसको बोलते हैं मेंटल टेप, धातु फीता। अपन सोचते हैं कि तो प्लास्टिक का होगा या धागे का बना होगा, वो यदि प्लास्टिक का होगा तो अपन तो उसको खींचते हैं, वो बढ़ जाएगा। धागे का होगा तो सर्दियों में वो सिकुड़ जाएगा और गर्मियों में फैल जाएगा। तो वो धातु फीता होता है। जो भी आपने सर्वे में जो फीता देखा है वो धातु फीता कहते हैं, उसको धातु के रेसे डाले होते हैं ताकि वो गर्मियों में फैले भी नहीं और सर्दियों में सिकुड़े भी नहीं। तो किस प्रकार के फीते का प्लेन टेबल सर्वे में काम में लिया जाता है? फिर उसमें उपयुक्त सभी भी आ सकता है, फिर प्लास्टिक फीता है, धागे का फीता है, फिर मेंटल टेप है, फिर उपयुक्त सभी। तो अपन सोचते हैं सारे काम में ले लेते हैं, क्या फर्क? लेकिन कौन सा काम में लेते हैं? मेंटल टेप। उसमें जो फीता होता है उसके ऊपर हैंडल पे उसकी लंबाई लिखी होती है। ये तो मानो कई बार हम प्रैक्टिकल लेने जाते हैं तो लड़के को बोल देते हैं कि ये आप इसकी लंबाई कितनी है, तो वो बोल देते हैं 30 मीटर। फिर हमारा जवाब होता है कि क्या भाव आ गया कि 30 मीटर कैसे पता चला? तो फिर सर मैं इसको खोल के देखता हूँ। खोल के नहीं, प्रत्येक जो अपना हत्था होता है उसमें इधर करते फिर घुमाते हैं समेटने की, उस हत्थे पे उसकी लंबाई लिखी होती है। यदि वो 10 मीटर का आता 10 मीटर लिखी रहेगी, 20 का है तो 20 की लिखी होगी। तो साक्षात्कार में उनमें ऐसा जवाब होना चाहिए कि सर इस फीते पर इस हैंडल पे इसकी लंबाई लिखी होती है, कितने मीटर का है। लेकिन आपके क्वेश्चन यही बनाएंगे एग्जाम में, कंपटीशन में, वहां पे तो ये पूछेंगे नहीं इसमें कहाँ लिखी हुई होती है क्या है। भी यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि वो धातु फीता होता है काम में लेकर। फिर होती है रेंजिंग रोड, सर्वेक्षण दंड। सर्वेक्षण दंड कितने फुट का होता है? कितने का ही हो सकता है, 6 का, 8 का, 10 का, वो कोई सीमा नहीं। क्या काम आता है? उसमें ऑब्जेक्ट देखने के लिए कि लंबी दूरी से ऑब्जेक्ट सही नहीं दिखाई दे रहा है तो सर्वेक्षण दंड पास में रखे, रेंजिंग रोड पास में रखे, उससे देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? क्योंकि उसमें 2 अलग अलग कलर होते हैं, भी सफेद और रेड भी हो सकता है, सफेद ब्लैक भी हो सकता है, ब्लैक रेड भी हो सकता है। कोई इसमें इश्यू नहीं, नियम नहीं है कि सफेद ब्लैक होगा या ब्लैक। 2 अलग अलग कलर जो ज्यादा रिएक्शन कर रहे हैं वैसे कलर हो गए। तो आप मानो कि दूरी से आपका ये किनारा लेना है तो आप दूर से सर्वे करो तो ये किनारा नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे रेंजिंग रोड खड़ी कर दी तो उसके 2 अलग अलग कलर है तो उससे दिख जाएगा आराम से। मानो व्हाइट और भूरा करते तो वो नहीं पता चलता, लेकिन 2 ऐसे कलर है जो दूर से आसानी से दिखाए जाते हैं, वो ऐसे कलर उसमें होंगे। और क्या काम आता है? छोटी दूरियां मापने के लिए। हर कलर की 1-1 फुट लंबाई होती है, उसमें भी 10 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 6 भी, लेकिन जो कलर का परिवर्तन आएगा वो 1-1 फुट की डंडियां होंगी। तो छोटी दूरियां मापने में उसमें काम में लेते हैं, छोटी दूरियां मापने में काम में लेते हैं। और कौन सा यंत्र होता है उसमें? भी वो तो अलग होती है, वो जरीब अलग होती है, वो जरीब फीता सर्वे अलग आता है। हाँ वो वैसे तो दूर, लेकिन जो सामान्य रूप से ये लंबे बड़े क्षेत्र में सर्वे करते हैं तो वो दूरदर्शी यंत्र इसमें काम में ले लेते हैं, लेकिन जो सामान्य रूप से आएगा वो यही है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं। इसके अलावा तो आलपिन है, उसमें क्लिप है, खूंटी है, वो काम आती है, लेकिन वो उतने जो आपके क्वेश्चन थे वो एक तो पहला तो अपन ट्रप कंपास देख लिया, टेबल और त्रिपाद। इसके बाद में अपन देख रहे थे ट्रप कंपास चुंबकीय उत्तर की ओर, फिर अपन स्पिरिट लेवल, फिर एलिडेड, सर्वे वो दंड और फीता। ये चीजें इसके मुख्य उपकरण है। अब जो विधियां हैं, मुख्यतः जो विधियां काम में लेते हैं, विकिरण विधि, विकिरण विधि,
और दूसरी है प्रतिच्छेदन विधि। प्रतिच्छेदन विधि, ये दो विधियां मुख्यतः है जो 12th में, इसके अलावा भी अपन विधियों की पर बात करेंगे। एक मालारेख विधि भी होती है, मालारेख विधि भी होती है, जिसे चक्रमण विधि भी बोलते हैं या मालारेख विधि भी बोलते हैं। मालारेख या चक्रमण विधि, ये मुख्यतः 3 विधियां या स्थिति निर्धारण की विधियां भी आती है, स्थिति निर्धारण की विधियां भी आती है। विकिरण विधि में क्या होता है कि जैसे ये आपकी टेबल है, ये टेबल है, इस पे आपका केंद्रक है और इस केंद्रण से आपने ऑब्जेक्टिव की यहाँ पे, तो आपने इसे उस एलिडेट की सहायता से नाप लिया। इधर भी आपने कोई पौधा है तो वो भी आपने माप लिया, इधर कोई पौधा है वो माप लिया, जो भी मानो आप ले रहे हो वो माप लिया एलिडेट के साथ। एक ही बिंदु से, जैसे मान लिया कि आपका आरएफ है 1:100 है। एक क्वेश्चन ऐसा भी दिया हुआ है कि प्लेन टेबल सर्वे में मापक कितना रखोगे, आरएफ कितना रखोगे, कितना रखोगे। सामान्य क्वेश्चन है कि मापक कितना रखोगे, पूछ ले तो कितना कैसे रख लोगे। यदि मानोगे आरएफ 1:10,000 रखोगे तो फिर इतना सा चित्र बनेगा। बड़ा आरएफ 1:50 रख लिया तो आपके ऑब्जेक्ट उस टेबल से बाहर चले जाएंगे। तो उसका आंसर होता है कि क्षेत्र का सर्वे, जिस क्षेत्र का सर्वे करो वो क्षेत्र कितना बड़ा और आपके पास में कागज कितना है, उसके हिसाब से आरएफ रखा जाता है। किसके हिसाब से आरएफ रखा जाता है भी जितने बड़े क्षेत्र का, जैसे मान लिया कि आपने खूब बड़े क्षेत्र का सर्वे कर रहे हो, देख रहे हो, मानो कि 1000 मीटर दूरी माप रहे हो, 1000 मीटर दूरी माप रहे हो, आपने आरएफ 1:50 ले लिया, मान लिया आरएफ 1:50 ले लिया और माप रहे हो 1000 मीटर। आपकी टेबल इतनी सी है, अब 1000 मान रहे हो, 50 के हिसाब से 1000 के लिए कितने सेंटीमीटर का खींचनी पड़ेगी, 20। आप इससे 20 सेंटीमीटर तो इधर खींचोगे, अब हो सकता है 1000 इधर हो कोई ऑब्जेक्ट, तो 20 सेंटीमीटर इधर खींचोगे तो क्या हो गया, बाहर चला गया, तो अब टेबल से बाहर चला गया। तो जो मापक लिया जाता है वो किसके आधार पे, अपने पास में कागज, भी कागज छोटा है तो मापक उसी हिसाब से, भी कागज के हिसाब से मापक भी। अपन कल बात कर रहे थे वृत्त मापक है जो अपने पढ़ते हैं, वृत्त मापक में जो मानचित्र वो कौन से होते हैं, भू संपत्ति मानचित्र, स्थलाकृति, उनमें आरएफ का मान कम रखा गया, मतलब बड़े मापक है, मान कम है, मतलब आरएफ 1:500 1:1000। और जो एटलस वाले हैं उनमें लाखों में है, आरएफ 1:10 लाख है। तो अपने क्योंकि एटलस वाला कागज इतना ही है ना, तो अपने किस कागज और जो क्षेत्र का सर्वे, कितने क्षेत्र का सर्वे करो उसके हिसाब से आरएफ रखा जाता है। हाँ, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन 1:100 और 1:200 और इस प्रकार है, या फिर एक ऑप्शन दे सकते हैं कागज के हिसाब से रखेंगे, दूसरा क्षेत्र के हिसाब से रखेंगे, नहीं, दोनों का कितने बड़े क्षेत्र का करे और कितना बड़ा आपके पास में कागज है उसके हिसाब से आरएफ रखोगे प्लेन टेबल सर्वे के अंदर। ये क्वेश्चन यदि आए तो मेरे हिसाब से काफी कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। यहाँ पे कई लड़के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे सही करेंगे या सारे गलत करेंगे, लेकिन यहाँ ये 5% 10% ही सही होगा लड़कों। हाँ, आरएफ कितना रखोगे उसमें, तो 1:100, ऐसा ही पहला ऑप्शन यही मिलेगा आपको 1:100, क्योंकि आपने स्कूलों में ज्यादातर 1:100 से ही किया है। तो कागज और क्षेत्र के अनुपात के हिसाब से आप मापक रखोगे, आरएफ रखोगे, ठीक है। अब उस मापक के हिसाब से आपने यहाँ डिसाइड कर लिया, मानचित्र बन गया, ये विकिरण विधि होगी। मतलब एक बिंदु का टेबल में केंद्रण कर लिया, साहुल से केंद्रण कर लिया, प्रप कंपास से उत्तर दिशा निर्धारित, विकिरण विधि में क्या करेंगे, टेबल लगा लें, उस टेबल का समतलीकरण कर देंगे किससे, स्पिरिट लेवल से, साहुलिक चिमटे से उसका केंद्रण कर लेंगे जमीन पे जहां से दूरी मापनी है, ठीक है। फिर
फीते से अपन एलिडेट की सहायता से वो बिंदु देख लेंगे। जैसे ये पौधा इस दिशा में है, ये देख लिया। अब धरातल पे उस फीते से दूरी मापी जाती है, धरातल से फीते से दूरी मापी जाती है। यहां पर भी एक कॉन्सेप्ट है कि उस फीते का कौन सा भाग, वो फीते वाला गोल चक्कर किधर रहेगा, लक्ष्य की तरफ रहेगा या टेबल की तरफ रहेगा। भी जो गोल चक्कर है आप लेके जा रहे हो, वो गोल चक्कर है वो लक्ष्य की तरफ रहेगा या टेबल की तरफ रहेगा, वो टेबल की तरफ होगा। क्यों होगा कि लक्ष्य मान सकते हो कि 200 मीटर दूर है, आपका पिता 200 मीटर लंबा है, लक्ष्य 200 मीटर दूर है। अब आप उस गोल चक्कर को उधर लेके जाओगे और मानो 500 मीटर आपका पिता है और 200 मीटर पे लक्ष्य आया, वो उधर लेके गए, तो आपको उस जो गोल चक्कर है उधर लिखा रहेगा कि 200 मीटर आया। अब वहां से वो लिखने वाला उस टेबल पे खड़ा है, वहां से वो आवाज लगाएगा कि कितने मीटर है, तो या तो आवाज डिस्टर्ब हो सकती है, वो वहां से यहाँ आए तब तक भूल भी सकता है। इसलिए क्या वो गोल चक्कर किधर रखना का नियम होता, टेबल की तरफ होना चाहिए। वो किनारा है वो वहां उधर ले जाओ, ताकि वो वही लिखने वाला है, वही दूरी है। तब हम देखते हैं सर्वे करने के पहले 12th क्लास में प्रैक्टिकल करने के लिए लेके जाते थे, लड़के उधर लेके जाते थे कि सही किया था, सही सिखाया था, ऐसे ही सिखाया था हमारे। मतलब होता कुछ नहीं है गड़बड़, लेकिन नियम ये कहता वो गोल चक्कर वाला भाग इधर होना चाहिए। तो फिर इसमें एलिडेट की सहायता से ये निकाल लेते हैं कि मानो कि ये 20 मीटर आया, अभी ऐसे कचल में लिख दिया, ये 10 मीटर आया या 50 मीटर आया, ये एलिडेट से इस दिशा में जितना भी है यहाँ पे अभी लिख दिया। आप मानो यहाँ 100 मीटर था, ये लिख दिया, इतना भी था जो भी है अपन लिख दिया। अब जो अपने पास में आरएफ है उसके हिसाब से वो दूरी सेट कर देंगे। जैसे आरएफ 1:500 है, उसके हिसाब से है तो उसको सेट कर देंगे। जैसे मानो 50 × 100/500, उस हिसाब से ये क्या आ जाएगी, 25 सेमी की रेखा खींची। अब क्या करेंगे, 25 सेमी रेखा खींच के प्रत्येक की दूरी माप के अनुपात के आधार पे क्या किया जाता है, क्या तो विकिरण विधि में जो केंद्रक एक ही होता है, उस केंद्रक से सभी के विकिरण डाले जाते हैं, उस सभी की लंबाई लिखी नापी जाती है। जैसे प्रतिच्छेदन विधि में प्रत्येक ऑब्जेक्ट की लंबाई नहीं ज्ञात करनी पड़ेगी, नापनी नहीं पड़ेगी, लेकिन आपके आएगी एग्जैक्ट उसी अनुपात। आपका जो आरएफ होगा ना, जैसे अपन कह रहे हैं कि मान लिया कि ये 20 मीटर है, आरएफ आपके 1:500 है, तो 20 × 100, क्योंकि सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं, और फिर 500 का भाग दे। मान लिया ये 2 0 से 2 0 कट गए, ये 4 सेमी। यदि आपका आरएफ 1:500 है और आप प्रतिच्छेदन विधि से कर रहे हो, तो वो 4 सेमी दूर आएगा, नापने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक कितनी सेमी दूर आएगा उस आपका चित्र में, 4 सेमी। लेकिन इसमें विकिरण विधि में प्रत्येक ऑब्जेक्ट की दूरी माप के और फिर अनुपात निकाल के फिर इसमें सेट की जाती है, उसमें जरूरत नहीं है, उसमें आरएफ के अनुसार अपने आप ही सेट हो जाएगी। तो विकिरण विधि में कोई चीजें, जैसे विकिरण विधि में अपन ने एक जगह टेबल यहां पर स्थापित कर ली, इस जगह फिर ट्रप कंपास की सहायता से उसका उत्तर दिशा निर्धारण कर लिया, इसके अलावा स्पीड लेवल से उसका लेवलिंग कर लिया, ठीक है, फिर सावलिक चिमटे से उसका केंद्रण कर लिया, और फिर एलिडेट की सहायता से वो ऑब्जेक्ट देख लिए और उस केंद्रण से दूरियां माप ली फीते की सहायता से, ये और उस फीते से जो दूरियां आई उसका आरएफ से अनुपात निकाल के इस पे सेट कर लिया, उसी दिशा में भी उसी दिशा में उसको करके ये विकिरण विधि अपनी पूरी हो गई। भी यहाँ पे अपन नॉर्थ कर लेते हैं, इधर स्केल बना लेते हैं, इधर संकेत सारणी बना लेते हैं। ऊपर क्या नाम लिखा जाता है, समपटल सर्वेक्षण विधि का नाम। भी यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऊपर हेडिंग में समपटल सर्वे या सर्वेक्षण, फिर विधि का नाम विकिरण विधि। तीसरा लाइन आएगी जहां का आप सर्वे कर रहे हो, जहां का सर्वे कर रहे हो वो नाम आएगा, स्कूल का खेल मैदान है या जो भी है वो नाम आएगा। इधर नॉर्थ दिखाई जाएगी, इधर स्केल दिखाई जाएगी, इधर संकेत सारणी दिखाई जाएगी। और यदि आप सर्वे करते हो तो इधर रोल नंबर भी लिखते हैं,
लेकिन वो चीजें आपको एग्जाम में ये कि किस विधि में प्रत्येक ऑब्जेक्ट की दूरी मापनी होती है, उसी अनुपात में उसमें बनाना होता है चित्र, तो विकिरण विधि में। इसके अलावा यहां से कोई क्वेश्चन वो यंत्रों के नाम पूछे जाएंगे, बाकी इसके अलावा कोई नहीं। अब अपन आते हैं प्रतिच्छेदन विधि में। प्रतिच्छेदन विधि, इसमें दो बिंदुओं से आपको क्या करना होता है, सर्वे करना। प्रतिच्छेदन विधि में दो बिंदुओं से सर्वे करना होता है। जैसे आपकी ये प्लेन टेबल है, प्लेन टेबल है, इस ए स्थान से आपने सर्वे कर रहे हो, इसका केंद्रण करना है। जैसे आपको आरएफ दिया हुआ है, आरएफ 1 मान लिया कि 200 सेंटीमीटर, आरएफ 1:200, तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 200 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब आपने ए और बी दो स्थानों से आपको सर्वे करना है, ए और बी। उस टेबल को जैसे मानो ग्राउंड में अपन ये स्थान है और दूसरा वो स्थान है, वहां से सर्वे करना है। दो स्थानों से पहले यहां से सर्वे करेंगे, फिर उस जगह ले जाएंगे उस टेबल को और वहां से सर्वे करेंगे। तो दो जगह से आपको सर्वे करना है। उन दोनों से जैसे अपन कमरे का चित्र बना रहे हैं, इस जगह से चारों कोने पे अपन छेद विकिरण डाल लेंगे बिना नाप के, और फिर वहां ले जाके विकिरण डालेंगे। जैसे मान लिया कि ये पौधा है, यहां से आपने इधर डालेंगे, यहां पर भी पौधा है, यहां से भी इधर डालें, यहां पर भी पौधा है, यहां से इधर डालें। अब ये पौधा कहाँ है, कैसे, अपने को पता नहीं कितनी दूरी पे। अब आपने इस जगह आप टेबल लेके जाओगे, उससे भी आपने इधर डाला इस पौधे की तरफ, तो जहां क्रॉस होगा वहां इस पौधा अपने आप अनुपात के हिसाब से। और मानो इधर वाले में जैसे यहां क्रॉस किया, तो इसका मतलब यहां पौधे की एग्जैक्ट दूरी अनुपात के हिसाब से कहां आएगी, यहां आएगी। इधर वाले में जैसे आप यहां से क्रॉस करोगे, तो दोनों जगह से जो प्रतिच्छेदन बिंदु होगा वहां ऑब्जेक्ट अपने आप ही अनुपात में आ जाएगा, वहां ऑब्जेक्ट के हिसाब से अनुपात में आ जाएगा। इसका प्रतिच्छेदन बिंदु में विधि में दो जगह से सर्वे किया जाएगा। दो, अभी उस पर बात करते हैं। दो, पहले बात तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए, दो जगह से सर्वे, दो केंद्रक होंगे उसमें, दो केंद्रक होंगे। अब इस पे बात करते हैं आगे कि दो केंद्रक से सर्वे किया जाएगा, ए और बी। ए और बी दो बिंदुओं से। अब मानो कि आपका धरातल पे आरएफ ये है और धरातल पे वो 20 मीटर दूर है। ए बिंदु से आपने सर्वे करना है, बी बिंदु से आपको सर्वे करना, वो उनकी दूरी कितनी है, 20 मीटर है। तो 20 इंटू 100 बटावा आरएफ, आरएफ ये है मान लिया 200 से भी, तो आपने 200 का भाग दिया 20 से। इसका मतलब 10 सेंटीमीटर आपको क्या है, आधार रेखा खींचनी, बेस लाइन क्या नाप के खींचनी। आधार रेखा क्या आएगी, नाप के आएगी, और आधार रेखा पर ही पूरा मानचित्र की शुद्धता निर्भर करेगी। यदि आपकी आधार रेखा माप के अनुसार नहीं बनाई, इसका मतलब पूरा चित्र आपका माप के अनुसार नहीं आएगा। क्या हुआ, आपको जहां पहले आपको डिसाइड करना है कि ग्राउंड में जाके आपको किन दो स्थानों से सर्वे करना है। ग्राउंड में जाके आपको क्या करना है, पहले डिसाइड करना है कि मेरे को सर्वे कहां से करना है। जैसे यहां से एक बिंदु ये मेरा, जैसे इस कमरे में अपन कर रहे हैं, तो एक ये हो गया, यहां से ये किनारा भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है। जितने ऑब्जेक्ट ले रहे हैं अपने को सारे ऑब्जेक्ट वहां से दिखने चाहिए। और दूसरा वहां पर लेके, ठीक है, पहले इन दोनों की दूरी माप ली, मानो 20 मीटर नहीं 5 मीटर ही आई मान लिया, या मानो ये तो अपन 20 मीटर थी, मानो 10 मीटर ही आई। और आरएफ अपने पास में ये है 10 इंटू 100 बटावा 200। इसका मतलब अब अपने को कितने सेंटीमीटर क्या खींचनी पड़ी, 5। तो वो दोनों अपन सर्वे करने वाले स्थान कितनी दूरी पर है उसके हिसाब से ही आएगा। ए और बी बिंदु की जो के बीच में जो आधार रेखा होगी, बेस लाइन होगी, वो अपन दो सर्वे बिंदु है, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है और अपना मापक क्या है, उस मापक के अकॉर्डिंग आपको बेस लाइन बनानी है। इस बेस लाइन के पर ही पूरा सर्वे निर्भर करता है। यदि आपका बेस लाइन गलत है, इसका मतलब पूरा सर्वे गलत है। तो
इस बेस लाइन को माप के खींची जाती है, मापने के अनुसार खींची जाती है, बाकी ऑब्जेक्ट अपने आप ही उस मापक के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। बाकी जैसे मान लिया कि ये पौधा है, मान लिया ये पौधा इस ऑब्जेक्ट से यहां से इस ऑब्जेक्ट से यहां क्रॉस हुआ, मान लिया यहां क्रॉस हुआ, और इस ए बिंदु और मानो कि इस ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी मान लिया 10 सेंटीमीटर आई, नापने इसमें अपन स्केल से नाप रहे हैं 10 सेंटीमीटर आई, ये अपन ने धरातल पे नहीं नापी कितनी है, यहां से इसका विकेंड डाल दिया, यहां से विकेंड डाल दिया, जहां दोनों प्रतिच्छेदन होगा वहां पर वो ऑब्जेक्ट होगा। अब यहां से इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी माप ली, 10 सेंटीमीटर आई, मान लिया 10 सेंटीमीटर आई, अपने पास में आर एफ कितना है 200 है, बी 200 है, तो 200 पे पर 10 का निकालते हैं, इसका मतलब दूरी कितनी थी 20 मीटर की दूरी थी। तो आप धरातल पे मापोगे ना तो वो भी दूरी कितनी आएगी 20 मीटर ही आएगी, नापने की जरूरत नहीं है, आप नाप के देख लेना वो कितनी आएगी 20 मीटर ही आएगी इस ऑब्जेक्ट से। तो इस बेस लाइन से वो ऑटोमेटिक मापने के अनुपात में आ जाएगा। मापनी तो किसको पड़ेगी, केवल बेस लाइन को ही माप के बनानी होगी। अब वो कैसे, उसी पे बात करते हैं। ये आपको दो चीज क्लियर होनी चाहिए, प्रतिच्छेदन विधि में दो अलग अलग स्थानों से दो अलग अलग स्थानों पे टेबल ले जाके रखी जाएगी और वहां से उसका सर्वे किया जाएगा। पहले जैसे मान लिया कि ए स्थान से आप सर्वे कर रहे हो, ए स्थान से आप सर्वे करना स्टार्ट किया, उसी समय आपको निर्धारित करना होगा कि मेरा बी स्थान कौन सा होगा। उसी समय आपको निर्धारित करना होगा कि मेरा बी स्थान कौन सा होगा, मैं कहां से सर्वे करूंगा। आपने फीते के हिसाब से, आपके हिसाब से 20 मीटर दूर लेना है, 30 मीटर दूर लेना है, वो पहले आपने डिसाइड कर लिया। जैसे मान लिया कि आर एफ आपका 1:100 है, ठीक है, और आपने 15 मीटर दूर लेना है, 15 मीटर दूर लेना है तो 15 इंटू 100/100, इसका मतलब 15 सेमी। इसका मतलब आप 15 मीटर जब धरातल पे दूर लिया और आपके पास में यह आरएफ मिला, इसका मतलब आपको बेस लाइन कितनी बनानी है 15 सेमी। अब आपको क्या करना है, इस जगह से टेबल पे एलिडेट की सहायता से जो आपका बी स्थान है वहां की ओर आपको इसको स्पर्श करते हुए, कार्यकारिणी किनारा स्पर्श करते हुए एलिडेट का इधर रखोगे, इधर रखोगे, यहां पर आपकी टेबल है। अगली जगह आप जहां पर टेबल का केंद्र रखोगे वहां पे एलिडेट खड़ा कर दिया, एलिडेट खड़ा कर दिया तो आप क्या करोगे, वहां से उस लग से पलक, दस से पलक से देखोगे, देखोगे तो इन्हों एक सीध में आ गए। मान लिया कि इधर नहीं, ये इधर आ गया, बी बिंदु आपका इधर, ये यहां से आपने किया इधर आ गया। अब ये इधर आ गया मतलब आपने डैश डैश में रेखा खींच दी, कितनी खींच दी। अब आपका मापक के हिसाब से बाद में इसको सेट कर सकते हो कि 15 सेमी ही आपको रखनी है। मापक में ये आया ना, दिशा तो वही जा रही है, अब इसमें से आपको कितनी रखनी है 15 सेमी ही रखनी है, बाकी को मिटा देनी है। जैसे मान लिया कि आपकी 15 सेमी ये आ गई, यहाँ पे आपका ए बिंदु यहाँ होगा, बी बिंदु ये होगा। यहां से अपन क्या एलिडेट की सहायता से बी वाला सर्वेक्षण दंड देख रहे हैं कि यहां से सर्वे करने के बाद में बी स्थान पे अपन टेबल ले जाके रखेंगे। तो ए स्थान से आपने जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव है उनके लिए आप डैश लाइनें डाल दोगे। ये जितने भी है आप उनके लिए डैश लाइन डाल दो। अब आपने टेबल यहां से उठा के बी स्थान पे ले गए, बी स्थान पे ले गए तो यहां का जो केंद्र है वहां पे एलिडेट डालोगे। अब बी स्थान पे आपने ले गए, बी स्थान से आप ले जाके उस टेबल को ऐसे सेट करोगे कि वो आपको क्या दिखाई दे, ए स्थान का आपको सर्वेक्षण दंड दिखाई दे वहां से एलिडेट के माध्यम से। अब यहां पर एलिडेट आप ये बी बिंदु यहां पर लगाओगे इधर की ओर, तो आपको क्या करना है वो दिखाई देना चाहिए। उसमें 3 उसको कहते हैं पूर्वाभिमुखीकरण विधि। पहले वाले सर्वे स्थान बिंदु है उसी को स्थिति में आपको बी स्थान पे लेके आना है। तो उसमें पूर्वाभिमुखीकरण विधि में 2 विधियां होती है। एक तो ट्रप कंपास की सहायता से ज्ञात किया जाता है, यहां पर आपने जो उत्तर दिशा थी उसी लोकेशन में आप जाके वापस उत्तर दिशा करोगे तो वो एग्जैक्ट आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ी समस्यात्मक विधि रहती है, इसलिए इस विधि का कम प्रयोग करते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि पूर्वाभिमुखीकरण कौन सी 2 विधियों से किया जाता है, एक ट्रप कंपास से की सहायता से, एलिडेट की सहायता से।
तो ट्रप कंपास की सहायता से लेते हैं वो कम काम में लेते हैं और एकदम शुद्ध भी नहीं आती है। दूसरी विधि होती है एलिडेट की सहायता से, उसका क्वेश्चन पूछा जाता है, भी पूर्वाभिमुखीकरण किया जाएगा एलिडेट की सहायता से। एलिडेट में क्या करोगे, आप यहां से एलिडेट रख दिया तो ये दिखना चाहिए, ये दिखना चाहिए। उसी समय क्या होता है, टेबल भी क्या होनी चाहिए, समतलीकरण रहनी चाहिए, क्योंकि आपने टेबल को इधर घुमाया तो हो सकता है आपका केंद्रण चेंज हो जाए। तो इसमें तीन काम एक साथ होते हैं। ए बिंदु से सर्वे करने के बाद में बी बिंदु पर आप एलिडेट की सहायता से पूर्वाभिमुखीकरण करते हो तो तीन काम एक साथ होंगे। एक तो एलिडेट से बी बिंदु से ए बिंदु दिखना चाहिए, उसी समय टेबल का समतलीकरण होना चाहिए और उसी समय वो केंद्रक भी सही रहना चाहिए, क्योंकि आप टेबल केंद्रक मानो कि यहां पर ले जाके आपने चिमटे की सहायता से नीचे वाले जहां पे पहले रोपा था वहां पे आपका केंद्रण आ रहा है, लेकिन आपने टेबल को इधर घुमाई तो वो केंद्रण तो चेंज हो गया ना। तो टेबल में ये थोड़ी सी ये मुश्किल है काम कि उसमें केंद्रण सेट करना और पूर्वाभिमुखीकरण भी होना और समतलीकरण भी होना, ये तीनों एक साथ होते हैं। तो प्रतिच्छेदन विधि में दूसरे बिंदु से जब पूर्वाभिमुखीकरण किया जाता है तो क्या क्या तीन विधि चीज साथ होती है, केंद्रक, समतलीकरण और जो प्रतिच्छेदन आ रहा है वो एलिडेट की सहायता से, या ए बिंदु का दिखाई देना, ये तीनों एक साथ होने चाहिए। तो ये चीज ध्यान रखनी है भी ये तीनों एक साथ है तो उससे आप सर्वे, फिर यहां से आप ये तीनों आपकी हो गई। इसका मतलब अब आपके जो अन्य ऑब्जेक्ट है वो उसी मापनी के अनुसार अपने आप ही सेट हो जाएंगे, अपने आप ही सेट हो जाएंगे। अब यदि आप सोचते हो यार प्रतिच्छेदन विधि में तो नाप ही नहीं लेना पड़ रहा है और अपन कितना ही आरोप ले सकते हैं, नहीं, ये बेस लाइन वो आरोप के हिसाब से बढ़िया, उसी हिसाब से वो ऑब्जेक्ट अपने आप ही सेट हो। तो ये भी पूछा जाए कि प्रतिच्छेदन विधि या विकिरण विधि में जो मापक रखोगे वो कैसे रखोगे, कैसे रखोगे? मापक तो वही कागज और सर्वे स्थान के हिसाब से, सर्वे क्षेत्र कितना बड़ा है, कागज आपके कितने पास में कितना बड़ा है, उसके हिसाब से आरोप रखोगे। ये नहीं कि आरोप पहले अपनी मर्जी से कितना ही रख सकते हैं, ये ऑप्शन ये भी दे सकते हैं अपनी कोई इच्छा से कितना ही रख सकते हैं, ऑप्शन ये दे सकते हैं आरोप 1:100 रखेंगे। तो आरोप जो रखेंगे अपन सर्वे स्थान पे वो अपने कागज और सर्वे क्षेत्र के हिसाब से रखा जाएगा। भी आपने सर्वे क्षेत्र छोटा सा है, सर्वे क्षेत्र छोटा सा है और आपने आरोप का मान रख लिया 1:1000, तो वो फिर तो इतना सा बनेगा मानचित्र। तो कागज अपने एक बड़े इतना बड़ा कागज है, उस पर इतना सा चित्र बन रहा है तो बद्दा लग रहा है। तो जो कागज है अपना सर्वे क्षेत्र है उसके अकॉर्डिंग आपको आरोप रखना, फिर दूसरे बिंदु पे जाके उसी आरोप के हिसाब से इधर ऑब्जेक्ट करोगे तो ये क्रॉस हो जाएगा, यहां करोगे तो इधर ये क्रॉस हो जाएगा। तो जहां जहां वो क्रॉस होगा उस मापक के अनुसार उन स्थानों की दूरी उस ऑब्जेक्ट से अपने आप ही आ जाएगी। तो ये प्रतिच्छेदन विधि है। प्रतिच्छेदन विधि में विकिरण विधि और प्रतिच्छेदन विधि का उपयोग कब विकिरण विधि का करेंगे, कब प्रतिच्छेदन, जब मानो कि ऐसा क्षेत्र है, जब छोटा क्षेत्र है, आसानी से सारे ऑब्जेक्ट नापने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो अपन क्या करेंगे, विकिरण विधि। अब मानो कि प्रतिच्छेदन विधि से अपन कब करेंगे, जैसे मान लिया कि आप यहाँ ऑब्जेक्ट ले रहे हो, दूसरा वहां से ले रहे हो, बीच में नदी जा रही है, उधर की कोई बिल्डिंग दिखानी है या उधर के कोई पौधे दिखाने हैं, तो आप विकिरण विधि से कैसे नदी पार करके कैसे जाओगे? तब क्या है, आपने यहां वाले स्थान से उन पौधों को देख लिया, यहां से देख लिया, तो क्या दोनों से प्रतिच्छेदन हो गया। और लंबी दूरियां आपके पास में फीता नहीं है इतना दूरी नापने का, मानो आपके पास में फीता 30 मीटर है और आपको सर्वे क्षेत्र दे दिया 200 मीटर दूर, तो आप इतना फीता तो क्या आप बेस लाइन वाला तो नाप सकते हो, बेस लाइन की दूरी तो नाप सकते हो, लेकिन बाकी दूरी नहीं नाप सकते, फीता छोटा है, तब आप कौन सी विधि काम में लोगे, प्रतिच्छेदन विधि ले। ऐसे ऑब्जेक्ट है जो नापने में बीच में कोई अवरोध आ रहा है या बड़े क्षेत्र है जहां पर अपने नापने का कोई यंत्र नहीं है, तब अपने कौन सी काम में लेंगे, प्रतिच्छेदन। भी अपन ए और बी बिंदु अपने हिसाब से रख सकते हैं, फिर उनसे सर्वे कर लेंगे तो वो अपने आप ही मापने के अनुसार आ जाएंगे। ये सर्वे क्षेत्र बड़ा है और जब अपने पास में कोई नापने का क्षेत्र नहीं है, बीच में कोई अवरोध आ रहा है, तब क्या होगा, प्रतिच्छेदन विधि। प्रतिच्छेदन विधि में कौन सी दूरी माप के लिखी जाती है, बेस लाइन। प्रतिच्छेदन विधि के अंदर पूरे मानचित्र किसकी शुद्धता पे निर्भर करेगा, बेस लाइन। बेस लाइन और आपने दोनों केंद्रक सही किया है,
उन्हीं की शुद्धता पे ये बनेगा। अब ये तो हो गई अपने सामने। अब अपने अगली विधि है, इसमें मैं साथ साथ लिखा ही देता हूं। अगली विधि है माला रेख विधि। माला रेख विधि या चक्रमण विधि। आप इसमें 2-4 लाइन आप लिख लो, ताकि नोट्स में ये चीजें नहीं लिखी हुई, आपके जो नोट्स दिए हैं माला एक पेज लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। माला रेख विधि में, या चक्रमण विधि भी कह सकते हो, माला रेख या चक्रमण विधि, माला रेख या चक्रमण विधि। इसमें एक से अधिक आधार रेखाओं पर आधारित होता है, या ये सर्वे एक से अधिक आधार रेखाओं पर आधारित होता है। ये सर्वे एक से अधिक आधार रेखाओं पर आधारित होता है। एक से अधिक आधार रेखाओं पर आधारित होता है। ये 2 प्रकार की विधि होगी, खुला चक्रमण और बंद चक्रमण। पहले खुला चक्रमण लिखो। खुला चक्रमण लिखो। जब हम किसी एक स्थान से जब हम किसी एक स्थान से जब हम किसी एक स्थान से सर्वे प्रारंभ करके जब हम किसी एक स्थान से सर्वे प्रारंभ करके किसी अन्य स्थान पर समाप्त कर देते हैं, किसी अन्य स्थान पर समाप्त कर देते हैं, अन्य स्थान पर समाप्त कर देते हैं। फिर बी विधि लिखो, बंद चक्रमण। जब हम सर्वे करते करते जब हम सर्वे करते करते घूमकर उसी जब हम सर्वे करते करते घूमकर उसी स्थान पर सर्वे की समाप्ति करें, उसी स्थान पर सर्वे की समाप्ति करें जिस स्थान से हमने सर्वे प्रारंभ किया था, सर्वे प्रारंभ किया था। अब यहां से एक क्वेश्चन पढ़ाएंगे, वो बताएं क्या हुआ। हाँ, क्लोजिंग एरर का क्वेश्चन पढ़ता है यहां से। जैसे मान लिया कि पहले तो अपन खुले चक्रमण की बात करते हैं, बंद चक्रमण की बात कर लेते हैं कि खुला चक्रमण क्या है। कि जैसे मान लिया कब आप उसका यूज करोगे, जैसे क्षेत्र लंबा है, क्षेत्र आपको लंबे क्षेत्र का सर्वे करना है, तो जैसे अपन प्रतिच्छेदन विधि जैसे है वैसे ही इसमें काम में ली जाएगी। जैसे मान लिया कि पहले ए स्थान है, इस स्थान से आपने सर्वे कर लिया, ए स्थान से आपको जितने ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं उनका कर लिया, ए और बी के बीच में आधार रेखा और बना ली, बेस लाइन और बना ली। इसमें प्रतिच्छेदन करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या किया, यहां से जो जो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं उनकी दूरियां माप ली और इसमें लिख लिया। जैसे मानो कि ये कोई पौधा है, ये इसकी दूरी माप ली, ये लिख दिया। इधर कोई ऑब्जेक्ट है, पोल है, उसकी दूरी लिख ली। फिर यहां से तो इतने ही दिख रहे थे, वो बना लिए। अब यहां से बी पे आ गए, वो बी वाला पहले स्टार्ट कर लिया और बी से ए का पूरा विमीकरण कर लिया। इस बी पर आके आपने 2-3 ऑब्जेक्ट जितने भी थे उनका सर्वे कर लिया। बी पर आए तब एक आधा बेस लाइन आपने और बना ली सी के लिए। फिर सी पे आ जाओ, सी से वापस पूरा विमीकरण कर लो, सी से सर्वे कर लो, और फिर मानो डी पे आ जाओ। तो ऐसे लंबे क्षेत्र के लिए इस प्रकार सर्वे हो सकता है, जिनमें एक से अधिक क्या होगी, बेस लाइन बनेगी। एक से अधिक बेस लाइन बनेगी, आधार रेखा बनेगी। अब दो बंद चक्रमण है, वहां से क्वेश्चन। खुला चक्रमण और बंद चक्रमण अंतर है कि उनमें बंद में जैसे ए बिंदु, बी बिंदु, सी और डी, जैसे मानो पहले यहां से सर्वे किया यहाँ पे, फिर यहां से यहाँ पे, फिर यहां से यहाँ पे, फिर वापस लास्ट में इसी जगह आपकी टेबल आ गई। इसका मतलब स्टार्ट करने वाला बिंदु और बंद करने वाला बिंदु आपका एक ही हो जाएगा, तो उसे बंद चक्रमण कहेंगे। और जब अपन देख रहे थे कि स्टार्ट यहां से किया और पूरा सर्वे बंद यहां से किया, तो वो क्या आ जाएगा, खुला चक्रमण। अब बंद चक्रमण की बात करते हैं अपन। कि आपको डिसाइड कर लिया कि आपको
कोई 4 स्थान है, ए बी, 5 कर लेते हैं, सी डी और ई का आपको सर्वे करना। हाँ, इन 5 स्थानों को आपको सर्वे करना। इन 5 स्थानों का सर्वे करना, आपने एक जगह से आपका सर्वे स्टार्ट कर लिया। जैसे मान लिया कि यहां से सर्वे कर लिया तो इसकी बेस लाइन ये डाल दी अपन ने, यहां से आकर, या यहां से स्टार्ट कर लिया तो इधर से कर लेते हैं। मान लिया कि यहां से स्टार्ट कर लिया, ए से बी पर आ गए, बेस लाइन डाल दी यहाँ की मानचित्र में, यहां से सर्वे कर लिया, जो भी ऑब्जेक्ट दिखे उनका सर्वे कर लिया। फिर बी स्थान से जाके यहाँ का पूरा विमुखीकरण कर लिया, पूरा विमुखीकरण कर लिया तो यहां से जो भी ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे उनका कर लिया। फिर मान लिया कि सी पे जाके कर लिया, सी पे जाके कर लिया आपने, सी से फिर आपने मानो बेस लाइन डी की डाल दी, डी का कर लिया, डी से बेस लाइन ई की डाल दी, डी डी से ई की डाल दी, यहां पर आके सर्वे कर लिया, फिर ई से वापस यहां का कर लिया सर्वे। इसका मतलब सारे, फिर यहां से यहां पर भी ले जा सकते हो, टेबल क्लोज हो गया, पूरा बंद हो गया। अब क्या होता है कि इस मानचित्र को अपन मापने के आधार पे सेट करते हैं, और मापने के हिसाब से करते हैं कि अपन ने मापी थी उस हिसाब से। जैसे ये 20 सेमी आ गई, 20 सेमी आ गई, और ये मानो कि 10 सेमी आ, ए स्थान से बी स्थान की दूरी मान लिया 20, ये 10 सेमी की आ गई, ठीक है। और ये मानो कि 8 सेमी आ गई, और ये मानो कि 18 सेमी आ गई, ये बना दी। और ये दूरी मान लिया थी, नापने में अपन स्केल से माप रहे हैं, तब मान लिया कि आ रही है 20 सेमी, और अपन ने जो मापक बनाया उसके हिसाब से आ रही है अपने पास में मानो 18 सेमी। तो ये बीच में बंद होने में कुछ दूरी रह गई, इसको क्या कहते हैं? क्लोजिंग, समापन त्रुटि, क्लोजिंग एरर, कि ये क्लोज नहीं हुआ। अपन ने चित्र तो ऐसे किया था लेकिन ये क्लोज नहीं हुआ, तो इसे किस नाम से जानते हैं, ये भी क्वेश्चन बनाते हैं। समापन त्रुटि। बंद माला रेख विधि के अंदर यदि फर्स्ट बिंदु से वापस सर्वे करके अंतिम बिंदु पर वो क्लोज नहीं होता है तो उसे किस नाम से जानते हैं? क्लोजिंग एरर या समापन त्रुटि। अब इस समापन त्रुटि का एरर निकालने का एक नियम है, वो कौन सा है? बाउडीज नियम। वो कौन सा नियम है? बाउडीज नियम है, उससे इसका क्लोजर एरर निकल, ये 2-3 में लाइन लिखा देता हूं, फिर इसमें लिखो आगे भी। कभी कभी सर्वे द्वारा की गई भूलों, कभी कभी सर्वेक्षक द्वारा की गई भूलों, कभी कभी सर्वेक्षक द्वारा की गई भूलों अथवा किसी अन्य त्रुटि के फलस्वरूप, किसी अन्य त्रुटि के फलस्वरूप बंद माला रेख की प्लान में, किसी अन्य त्रुटि के फलस्वरूप बंद माला रेख की प्लान में आकृति बंद नहीं हो पाती है, आकृति बंद नहीं हो पाती है, आकृति बंद नहीं हो पाती है, समापक रेखा खुली रह जाती है, समापक रेखा खुली रह जाती है, समापक रेखा खुली रह जाती है, इस त्रुटि को समापक त्रुटि कहते हैं। इस त्रुटि को समापक त्रुटि कहते हैं। समापक त्रुटि या क्लोजिंग एरर, ये बंद नहीं हुआ, बंद हो जाना चाहिए लेकिन बंद नहीं हुआ है। बाउडीज नियम, बाउडीज नियम के अनुसार माला रेख को बंद किया जाता है या क्लोजिंग एरर दूर किया जाता है। बाउंडीज नियम के अनुसार
इस पे बात करते हैं कैसे करते हैं वो दूर, बाउंड्रीज नियम के अनुसार कैसे करते हैं। ये मान लिया कि त्रुटि देखिए ये बंद नहीं हो रहा, क्लोजर आ गया ए बी सी डी ई और ये देखिए। अब पहले तो इसकी जितनी लंबाई है पूरे उतनी लंबाई की एक रेखा खींची जाती, ठीक है। इन पे जैसे मानो कि ये है ए बिंदु है, ये लिख दिया, मानो बी है बी लिख दिया, सी है, जितनी दूरी पर ये 10 है तो यहां से 10 सेमी दूर, ये उसे कितनी दूरी पर आ गए वैसे वैसे बिंदु लिख दिया जाता है। जैसे मानो डी है और ये मान लिया कि ई है और ये वापस वही आ जाएगा, ठीक है ना। आगे जैसे मान लिया कि ये ऐसे ये दूरी आ गई, फिर 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 ये आगे वाली दूरी आ गई। अब यहां से ये जितनी दूरी का क्लोज में दूरी रही है वो मापेंगे और यहां से एक लंब डाल देंगे, जैसे इतनी दूरी रही है मान लिया इसमें, और फिर यहां से एक सीधी रेखा मिलाते हुए यहां से मिला देंगे, ठीक है। और फिर उसी हिसाब से यहां से उसी अनुपात में इसको अपन यहां से बंद करके कि ये इधर गया है, इसी जहां से बी है तो बी से इसको इधर इतना इस दूरी के अनुपात, सी से आपको सी से इतनी दूरी पर आपको ये दूरी आ रही है उससे ले लेंगे, फिर डी से जैसे डी वाली दूरी आ रही है उसको ले लेंगे, और फिर ये इस प्रकार इसको अपन बंद कर देते हैं, उसी के अनुपात में बंद कर देते हैं। तो इसको बाउंड्रीज नियम कहा जाता है। क्लोज भी कई बार अपन सर्वे में ये बंद नहीं होता है, इसका मतलब पूरा सर्वे वापस थोड़ी करेंगे, भी फिर अपन को कुछ विधि निकाल के उसको बंद करना होता है। उस किस नियम से अपन इसको बंद कर सकते हैं, तो बाउंड्रीज नियम से अपन इसको क्लोजर जो एरर आ रहा है, समापक त्रुटि आ रही है, उसको दूर कर सकते हैं बाउंड्रीज नियम से। बाउंड्रीज नियम से तो इसमें बंद माला रेखा है और एक खुली माला रेखा जो चक्रमण विधि में। अब अपन बात करते हैं आगे, लिखो 2-3 लाइन लिखो आप। स्थिति निर्धारण की विधियां, स्थिति निर्धारण की विधियां, स्थिति निर्धारण की विधियां। स्थिति निर्धारण में पहले लिखो कंपास से पूर्वाभिमुखीकरण के पश्चात स्थिति निर्धारण, स्थिति निर्धारण की विधियां। कंपास से पूर्वाभिमुखीकरण के पश्चात स्थिति निर्धारण, कंपास से पूर्वाभिमुखीकरण के पश्चात स्थिति निर्धारण। फिर 2 नंबर लिखो पश्च दृष्टिपात द्वारा, पश्च दृष्टिपात द्वारा पूर्वाभिमुखीकरण करने के पश्चात स्थिति निर्धारण, पश्च दृष्टिपात द्वारा पूर्वाभिमुखीकरण करने के पश्चात स्थिति निर्धारण। तीसरी है त्रिबिंदु समस्या, त्रिबिंदु समस्या, त्रिबिंदु समस्या। फिर त्रिबिंदु समस्या में अलग अलग है, एक लिखो यांत्रिक या अनुरेख कागज विधि, यांत्रिक या अनुरेख कागज विधि, यांत्रिक या अनुरेख कागज विधि। फिर दूसरी लिखो आलेखी विधि, आलेखी विधि, आलेखी विधि। आलेखी विधि में लिखो लानो विधि, लानो विधि, लानो विधि, बेसल विधि, लानो विधि, बेसल विधि, लंबवत विधि, लंबवत विधि, काटते हुए वर्तों की विधि, काटते हुए वर्तों की विधि, काटते हुए वर्तों की विधि, कॉलिन बिंदु विधि, कॉलिन बिंदु विधि,
कॉलिन बिंदु विधि, कॉलिन बिंदु विधि। फिर लिखो अगली, जैसे एक कंपास द्वारा लिख दी, दो पथदर्शी द्वारा लिख दी, तीसरी त्रिबिंदु समस्या लिख दी। त्रिबिंदु में अपन पहली यांत्रिक अनुरेख विधि लिखी, दूसरी आलेख की विधि लिखी, अब तीसरी लिखो जांच और भूल विधि। जांच त्रिबिंदु समस्या की है, हाँ तीसरी विधि जांच और भूल विधि, जांच और भूल विधि। और इसमें लगाया जाता है लेह मान का नियम, लेह मान का नियम, लेह मान का नियम, लेह मान का नियम, लेह मान का नियम। फिर जो जैसे कंपास है पूरा विगुण पथ दृष्टि से, फिर त्रिबिंदु समस्या, ऐसे ही चौथी है द्विबिंदु समस्या, द्विबिंदु समस्या, द्विबिंदु समस्या, द्विबिंदु समस्या। अब ये क्या होती है, ये मेरे हिसाब से आप में से किसी का ये सर्वे नहीं किया हुआ भी। इसमें ये होता है कि अपने पास में सर्वे पॉइंट होते हैं, कागज होता है अपने पास में, एक कागज है, ये कागज है अपने पास में, और यहाँ पर एक पौधा था उसका चित्र बना हुआ है, यहाँ चित्र, ये तीन बिंदु है, मानो कि ए बी और सी है, अपने पास में कागज में चित्र बना हुआ है। अब कागज में भी चित्र बना हुआ है, ये अपने को धरातल पे भी पता है कि ये तीनों बिंदु ये है, ये तीनों बिंदु ये है। लेकिन इन तीनों बिंदुओं को जब अपन ने बनाया है कभी, तो उस समय वो केंद्र कौन सा था, टेबल कहां पे थी, उस केंद्र की स्थिति ज्ञात करने के लिए जो विधि होती है वो स्थिति निर्धारण विधि होती है। इसमें पहले से ही अपने पास में क्या होता है, चित्र बना होता है, पहले से क्या होता है अपने पास में चित्र बना होता है। कौन चित्र बना हुआ है, उस चित्र कहां से आपको टेबल रख के चित्र बनाया था उसकी स्थिति निर्धारण करनी, कि आपने इस जगह से आपको टेबल रखी तो वो जैसे पहले बने हुए उसी मापक के आधार पर यहां से प्राप्त हो रहे हैं, तो वो स्थिति निर्धारण की इतनी विधियां हैं। भी स्थिति निर्धारण अपन पहले से अपने पास में चित्र है उस कागज पे, और उस कागज पे चित्र बने हैं, वहां पर उस कागज में केवल चित्र बने हुए, लेकिन टेबल कहां पे थी, केंद्र कहां पे था, उसकी स्थिति निर्धारण करने के लिए ये विधियां काम में लेते हैं। उसमें ये अलग अलग विधियों से अपन उसकी स्थिति पता कर सकते हैं। उसमें मैं एक दो विधि के आपके बारे में भी, इसमें किसी भी विधि से अपन कर सकते हैं वो काम, भी अपने को स्थिति निर्धारण करनी है ना, इनमें से इतनी विधियों में से आप किसी से भी कर सकते हो, इतनी विधियों में से आप किसी से भी वो टेबल का केंद्र ज्ञात कर सकते हो। तो स्थिति ज्ञात करने की ये इतनी विधियां होती है। भी अपन क्लोजअप एरर निकाल रहे हैं, वो भी स्थिति ज्ञात करने वाला ही हो गया। क्लोजअप एरर निकाल रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि वो टेबल कहाँ आनी चाहिए, वो केंद्र, कि ये केंद्र यहाँ होने चाहिए मापने के अनुसार, वो क्लोजअप एरर निकल रहा है। तो उनकी स्थिति की ये बिंदु जैसे ये था, ये था, अब अपन निकाल रहे हैं कि ये यहां पर इस प्रकार होना चाहिए था, तो उनकी स्थिति वापस पता चल गई नहीं, ये बिंदु यहां होना था, ये यहां होना था, ये बिंदु यहां होने थे। तो इस प्रकार और जो विधियां हैं स्थिति निर्धारण की, कि उनमें स्थिति निर्धारण किस किस प्रकार कौन सी विधियों से की जाती है। तो जो लानो और बेसल विधि है उन पे बात करते हैं अपन, कि लानो विधि और बेसल विधि से वो कैसे ज्ञात करते हैं। अब अपने थोड़ी यहाँ समझाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि उसमें कागज को घुमाया जाता है हर बार उसमें, जैसे मानो कि धरातल पे ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है धरातल पे, आपके पास में ये कागज है, ये कागज है, इस पे आपके पास में ये ए, मान लिया कि ए बी और सी बिंदु है, कागज में इस प्रकार आए हुए, मानो चित्र उसी प्रकार होगा, तो कागज इस प्रकार ये चित्र आए हुए। अब उनको क्या करना होता है कि आप कौन सी विधि से आप काम में ले रहे हो, उस विधि के हिसाब से उसमें ये उनकी स्थिति निर्धारण करनी होती है। तो पहले जैसे इस कागज को अपन ऐसे घुमाए कि जो ए वाला बिंदु है, ए जो धरातल का है, वो और बी सी मिल जाए। इस कागज को अपन टेबल को ढीली कर ली, टेबल पे रखा हुआ है,
और अपन कागज को ऐसे घुमाया, ऐसे कर दिया, कागज की डायरेक्शन घूम सकती है, टेबल घूम सकती है, तो ये टेबल घूम जाएगी तो क्या होगा, ए और सी तीनों एक सीध में कागज इस प्रकार घूम जाएगा। जैसे मान लिया कि मैं इस कागज को घुमा रहा हूं ना, यहाँ वापस बनाने के लिए आपने टेबल को घुमाई, ऐसे कर दी, तो आपका मानो कि ए, ये बी और ये सी आ गया। अब ये तीनों की डायरेक्शन लोगे तो एक डायरेक्शन में आ जाएगी, एक डायरेक्शन में आपकी आ गई, एक डायरेक्शन में आ गई आपकी। अब आप क्या करोगे, सी बिंदु से, जैसे मान लिया कि आपका, मैं थोड़ा सा बी को इधर बना देता हूं, ये बी है मान लो, सी बिंदु से अब यहां से एंटीलेट देखो इधर से पूरा मिला के इधर आया है, ठीक है। और अब सी से क्या देखोगे, बी, तो बी का मानोगे ये आ रहा है इधर, बी का मान लिया इधर आ रहा है, इधर आ रहा है बी, ये इस बी को देखोगे, इस कागज वाले को नहीं, एलिडेट की सहायता से कौन सा बी देखोगे, जो धरातल पे जो ऑब्जेक्ट है उसको देखोगे, उसको देखा। अब ये विधि कर ली यहां से। अब क्या है, आप वापस कागज को घुमाओगे, वापस यहां टेबल को ढीला कर दिया और वापस कागज को घुमाओगे। अब सी और ये सी और ये आना चाहिए एक जगह। अब जैसे मान लिया कि आपने कागज को कैसे इसको घुमाया वापस टेबल को, तो ये सी और ये आना चाहिए। जैसे मान लिया कि मैं कागज को घुमाने के लिए वापस बना, कि आपने कागज को घुमाया तो कागज को घुमाया और मानो कि ये बी था, ये सी था और ये ए था, ए वाली वो रेखा सी की तरफ गई हुई है और सी से वो बी वाली गई हुई है इधर। अब आपने इधर किया तो ये तीनों एक सीध में आने चाहिए, ये तीनों एक सीध में आने चाहिए, ये तीनों एक सीध में आने चाहिए। अब आपको बी से क्या करना है, बी सॉरी, अब ये विधि जब ए से मिला रहे थे तब सी से बी लिया था, अब ये कर्ण सीध में आ गए तब आपको क्या करना है, यहां ए से बी लेना, ए से क्या करना है, बी लेना है। अब ये नया प्राप्त हो गया, ये डी आपका ये बिंदु और ये इधर आपका बी है। अब आपको वापस टेबल को घुमाना है, वापस टेबल को ढीला करके क्या करना है, घुमाना है। तो अब ये आपका जो बी बिंदु है, मान लिया कि कागज में यहां था और ये डी है, और इस बी ऐसे घुमाओगे तो ये बी वापस क्या होना चाहिए, सीध में आना चाहिए। और फिर आपने ये आगे इधर वो वापस आप सीधा करोगे तब ए वाली स्थिति इधर आ जाएगी ना, और फिर ए से आप मानोगे ए उस लोकेशन में आप सीधा करोगे तो ये मानोगे बी, तो ये इनको मैं मिटा के यहां सामने ले आता हूं। जैसे मानोगे आपने टेबल को सीधा किया, बी यहां आ गया, ए यहां आ गया और सी इधर आ गया, ठीक है ना। अब यहां से सीध में करोगे तो ये आ गया ना नंबर, ये बी और ये डी और ये बी मिल गया। अब यहां से आपने, अब आपको ए से इधर को एक खींचना, यहां जो क्रॉस होगा वो प्लेन टेबल कहां पर थी वो बिंदु, तो उसको वहां से अपने एक जगह स्थापित किया और फिर उनकी लोकेशन अपने को आ जाएगी कि यहां ये बिंदु होगा, जो सर्वे बिंदु होगा वो स्थिति निर्धारण वाला बिंदु ये होगा। और फिर यहां से भी आप करोगे ना, ये सी बिंदु भी उसी सीध में आ जाएगी, वो अपने आप ही दो करते ये तीसरा ये आ जाएगा। इसी प्रकार लानो विधि भी है, इसी प्रकार ये बेसल विधि थी, बेसल विधि से स्थिति निर्धारण, किसी भी आप इतनी विधियां है ना उनसे आप स्थिति निर्धारण कर सकते हो। तो ये स्थिति जो पहले से आपके पास में लोकेशन है और उनको आपको स्थिति की नई जो स्थिति है इनसे यहां से करते हैं तो ये आ जा रही। तो ये टेबल की स्थिति ज्ञात करने की विधि है। स्थिति निर्धारण आपके पास है, मानचित्र में ऑब्जेक्ट है और उनका फिर टेबल की स्थिति वहां पर निर्धारित कर रहे हो तो वो मापक के हिसाब से उस टेबल से वो वैसे आ जाए। तो ये स्थिति निर्धारण के नियम आपको ध्यान रखने हैं कि कौन सा कहां किससे होगा। क्या हुआ, हाँ चक्रमण में मैं बता रहा हूं, वो क्लोजन एरर आ रहा है उसको अपन दूर कर रहे हैं, क्लोजअप एरर है उसमें दूर कर रहे हैं, तो उसमें बाउडीज नियम से अपन उसकी स्थिति लोकेशन कर रहे हैं वापस सेट चक्रमण।
हाँ 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 हाँ, तो चक्रमण में भी अपन लोकेशन वैसे कुछ, हाँ ये चौक्रमण में भी अपन जो क्लोज में याद करके वापस उनका स्थिति कि ये इतने इतने इस प्रकार है, ये यहां था, यहां बिंदु नहीं हो सकता है, उसने एलिडेट चेंज कर दिया होगा, ये होगा, तो वो उसमें वापस स्थिति आ जाती है। हाँ चक्रमण भी हो सकती है, चक्रमण में भी उसमें है। एनसीईआरटी में दो विधि दी हुई, एनसीईआरटी में जो दो ही विधि दी हुई है